वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स में यूनिट 4, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है माल एडजस्टमेंट। तो जो माल एडजस्टमेंट है उसको हिंदी में कहा जाता है कुसमायोजन। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा। तो एडजस्टमेंट मतलब जब हम अपनी जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं उसमें एक समायोजन बना लेते हैं, एक संतुलन बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समायोजन। तो ये इसके अपोजिट में होता है कि जब हम वहाँ पे समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? कुसमायोजन, और इंग्लिश में कहा जाता है माल एडजस्टमेंट। तो माल एडजस्टमेंट इज़ द कॉमन टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इनएबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल रिलेशनशिप और एडजस्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब हम अपने आप को बदल जब कोई बदला हुआ एनवायरनमेंट होता है उसमें अपने आप को हम संतुलित नहीं कर पाते हैं, बैलेंस्ड नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ को, तो हम उसको क्या कहते हैं? कुसमायोजन कहते हैं। तो ये बहुत भयानक परिस्थिति होती है जब हम अपने आप को किसी भी परिस्थिति में समायोजित नहीं कर पाते हैं। कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लाइफ में आपकी को जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं, हाई हैं, और किन्हीं कारणों से अगर वो अचीव नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं उस केस में हमें क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अगर वो फ्रस्ट्रेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ उसके साथ ही हम रहते हैं तो हमें कौन सी परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है कि डिप्रेशन हो जाता है, हम बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, हम कभी भी दूसरों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो माल एडजस्टमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब वो जो माल एडजस्टमेंट है वो किसके द्वारा हम में आता है? जैसे मान लीजिए फैमिली है, फैमिली में हमारी जो डिज़ायर्स हैं अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं या हम पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो उस केस में भी क्या हो जाता है? वहाँ पे माल एडजस्टमेंट की परिस्थिति क्या होती है? उत्पन्न होती है। उसके बाद जैसे नेबरहुड है, आपकी सोसाइटी है, आपकी कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं अगर आपको इग्नोरेंस फील होता है या फिर आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, अगर वहाँ पे फुल अप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो उस केस में भी क्या अराइज होता है? वहाँ पे माल एडजस्टमेंट की परिस्थिति अराइज होती है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माल एडजस्टेड चिल्ड्रन। तो माल एडजस्टेड जो पर्सन होता है या चिल्ड्रन होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, विशेषताएं क्या होती हैं? तो नंबर वन, अगर जैसे आपके पास दो फेसेस दिखाए गए हैं, फर्स्ट फेस आपका क्या है? इंट्रोवर्ट है, एंड सेकंड फेस क्या है? एक्सट्रोवर्ट है। जो इंट्रोवर्ट जो फेस है वहाँ से ही पता लग रहा है कि फेशियल एक्सप्रेशन से कि ये जो पर्सन है ये इसमें एडजस्टमेंट की कहीं ना कहीं क्या है? कमी है। और दूसरा जो एक्सट्रोवर्ट है वो दुनिया को दूसरों की नज़रों से भी देखता है। अगर हम अपनी ही नज़रों से दूसरों को देखें तो कहीं ना कहीं हमारी जो जैसी हमारा इंटरनल होगा उसी तरह हम दूसरों को देखेंगे। तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या करते हैं? लैग करते हैं दूसरों को समझने में। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी, कि निम्नता की भावना। अगर पर्सन में खुद से ही निम्नता की भावना होगी, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, तो दूसरों की सही बात को भी क्या है? उसका गलत मतलब निकालेगा, जिसकी वजह से जो माल एडजस्टमेंट की परिस्थिति है वो वहाँ पे उत्पन्न होगी। तो ये क्या है? इसकी एक विशेषता है। सेकंड है हाई एस्पिरेशन, उच्च आकांक्षाएं। तो जो हाई एस्पिरेशन होती हैं कहीं ना कहीं वो भी उत्तरदायी होती हैं माल एडजस्टमेंट में। तो व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशन उसमें बहुत ज़्यादा है और वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो उस केस में वहाँ पे क्या होती है? माल एडजस्टमेंट उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉन एंड टीमिड, अकर्मठ एवं कायर। कई बार क्या होता है? पर्सन इतने मतलब जैसे डर उनमें होता है कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। उस केस में भी ये भी क्या है? होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है माल एडजस्टमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट है इमोशनली डिस्टर्बेंस। सम टाइम जो पर्सन होता है वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता है, तो जो डिस्टर्बेंस इन इमोशंस है वो भी कहीं ना कहीं क्या करती है? माल एडजस्टमेंट की परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोलेटेड। कुछ पर्सन्स क्या करते हैं कि उनको अकेला रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
अगर हम बहुत ज़्यादा अकेला रहेंगे तो हम दूसरों के साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं सोसाइटी से हर एक परिस्थिति में। आपने देखा होगा कि जो बच्चे अपने में बिल्कुल आइसोलेट रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में। अगर उनको किसी दूसरे के साथ रहना है तो उनको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना बहुत बुरा लगता है। उस केस में ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है माल एडजस्टेड चिल्ड्रन की या पर्सन की। उसके बाद एक्सट्रीमली एग्रेसिव की, कईयों को बहुत गुस्सा क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, जिसके कारण गुस्सा जल्दी आने की वजह से वो दूसरों की बात बहुत कम सुनते हैं और वहाँ पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से माल एडजस्टमेंट उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है डिल्यूजन, भाग्यवादी की। सम टाइम पर्सन कहते हैं कि अपनी जो लाइफ है वो मेहनत नहीं करते हैं और भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। उसके बाद टेंशन, तनाव। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होने की वजह से भी क्या होता है, माल एडजस्टमेंट उत्पन्न हो जाती है। जैसे आजकल कोविड-19 का जो फियर है उसकी वजह से कुछ भी बीमारी नहीं है, फिर भी क्या है, टेंशन लेने की वजह से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो गया है या ये हो गया है वो हो गया, मतलब आज के बारे में ना सोच के हम कल की चिंता करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, माल एडजस्टमेंट की परिस्थिति अराइज होती है। उसके बाद है फियरफुल। तो डरपोक पर्सन की हमने बात की। अगर वो पहले ही उसके मन में किसी भी काम को करने के लिए फियर है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सम पर्सन आर वेरी मच सेंसिटिव होते हैं, तो उनको थोड़ी सी बात भी क्या लग जाती है, बुरी लग जाती है, अगर उसको कुछ भी कहा जाए तो जिससे क्या होता है कि एडजस्टमेंट की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो माल एडजस्टमेंट वहाँ पे अराइज होती है। शॉर्ट टेम्पर्ड कोई पर्सन है तो वहाँ पे भी क्या है, माल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है एंग्शियस, चिंताग्रस्त की। अगर हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं तो कुसमायोजन की परिस्थिति वहाँ पे क्या है, अराइज होती है। हमेशा हमारे मन में क्या रहता है, एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, किसी की बात हमें अच्छी लगने की बजाय वो बुरी लगती है और उसमें क्या होते हैं, चिंताग्रस्त एक पर्सन रहता है। उसके बाद शाय एंड सेल्फ कॉन्शियस। समटाइम जो पर्सन होते हैं या तो शर्मीले और स्वार्थी होने की वजह से भी क्या होते हैं, माल एडजस्टमेंट की ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। शाइनेस होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। और सेल्फ कॉन्शियस, हम में बहुत ज़्यादा स्वार्थ होता है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिससे भी क्या होता है, अगर हम अपने बारे में सोचें तो दूसरे भी अपने बारे में सोच के हमें क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और हम दूसरों से क्या हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। अगर कट ऑफ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं माल एडजस्टमेंट की परिस्थिति वहाँ पे अराइज होगी। तो हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माल एडजस्टेड पर्सन। एक माल एडजस्टेड पर्सन क्या होगा, उसमें हाई एस्पिरेशन होगी, फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी होगा, विड्रॉन एंड टिमिड होगा, वो इमोशनली डिस्टर्बेंस होगी, उसमें आइसोलेट होगा, वो एक्सट्रीमली एग्रेसिव होगा, डिल्यूजन उसमें होगा, टेंशन, फियरफुल, सेंसिटिविटी, शॉर्ट टेम्पर्ड, एंक्शियस, शाय एंड सेल्फ कॉन्शियस। तो जो माल एडजस्टेड पर्सन है वो क्या रहेगा, अगर उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मेंटल इलनेस उसमें होगी और इमोशनली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, मेंटल डिसऑर्डर होंगे, ठीक है। और उसके बाद इमोशनली डिसऑर्डर उसमें देखे जाएंगे और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी उस पर्सन में होगा। और दे डिनोट कंडीशंस ऑफ टेंशन एंड नर्वसनेस उस पर्सन में होगी। तो माल एडजस्टमेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमियां किसी पर्सन में रह जाती है और लाइफ में कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं और उनकी जो लाइफ होती है बहुत आइसोलेटेड होती है और वो दूसरों को ना समझ पाते हैं। वो बहुत बड़ा आदमी बन के भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है और जब बहुत दुखी होते हैं तब भी हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप में एडजस्टमेंट है तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप में एडजस्टमेंट नहीं है, माल एडजस्टमेंट है, तो आपके साथ कोई भी नहीं होगा, अगर बहुत सारी अचीवमेंट्स भी आप गेन कर लेते हैं।
तो अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ माल एडजस्टमेंट। जो बालकों में कुसमायोजन होता है उनके क्या कारण होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फैमिली। अगर फैमिली में बात करें तो कई बार क्या होता है, लड़का और लड़की में क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को कम आंका जाता है और लड़कों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, बच्चे कई बार लैग कर जाते हैं, उनमें माल एडजस्टमेंट राइज करता है। अगर इस फैमिली में ही बात करें तो पेरेंट्स भी कई बार क्या हो जाता है, डाइवोर्स होने की वजह से या माता या पिता में से किसी की मृत्यु होने की वजह से भी क्या होता है, बच्चों में माल एडजस्टमेंट वहाँ पे राइज होता है। अगर सोशल कॉजेज़ की बात करें तो सोशल कॉजेज़ में या तो फैमिली ही इतनी सोशली नहीं होती है सोसाइटी में, तो जिसके कारण बच्चा भी सोशली डेवलपमेंट उस बच्चे का नहीं हो पाता है, तो ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है माल एडजस्टमेंट का। अगर फैमिली सोशल नहीं है और तो उसको भी सोसाइटी क्या है, बुरी नज़रों से देखेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसमें कमियां निकालने की कोशिश करेगी, तो वो उसमें क्या होती है, इन ऑटोमेटिकली जो माल एडजस्टमेंट है अराइज करेगी। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़। अगर इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करें तो अगर स्टेटस अच्छा नहीं है किसी भी पर्सन का, तो उसको क्या लगेगा कि वो दूसरों से कम है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा, बाहर जाएगा नहीं जा पाएगा। अगर वो खर्चा नहीं कर पाता है, पैसे स्पेंड नहीं कर पाता है, तो वो दूसरों से क्या है, अपने आप को कम आंकेगा, तो जिस वजह से उसमें क्या होगा, माल एडजस्टमेंट आ जाएगी। उसके बाद साइकोलॉजिकल कॉजेज़। अगर हम साइकोलॉजिकल फिट नहीं हैं कि हर एक की बात का हम गलत मतलब निकालते हैं, बिहेवियर में हम अपने बिहेव को चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर हम बहुत एंग्जाइटी हम में है, टेंशन हम में है, हमें बहुत फियर है, तो ये क्या है, एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से मतलब साइकोलॉजिकल अच्छी बात का गलत मतलब निकालना और अपने आप में ही कमी आंकते रहना, दूसरों की बात को नहीं समझ पाना और अपने में जो क्वालिटी है वो नहीं समझना, जिसकी वजह से क्या कर जाते हैं, एक पर्सन लैग कर जाता है। पर्सनल कॉजेज़ में बात करें तो अगर फिज़िकल हेल्थ भी किसी पर्सन की अच्छी नहीं है तो वो भी क्या है, माल एडजस्टमेंट वहाँ पे अराइज होती है। मतलब अगर आपको काम कर दिया जाता है, आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आपको प्रेज़ नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर प्रेज़ नहीं करेंगे, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, लैक। तो फिज़िक जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है वो भी बहुत बड़ा कारण है जो माल एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट है स्कूल रिलेटेड कॉजेज। स्कूल रिलेटेड कि स्कूल में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क भी रोटेशन में ना दिए जाएं और किसी की कैपेबिलिटी देख के ना दिए जाएं, तो वहाँ पे भी माल एडजस्टमेंट की परिस्थिति बन जाती है। टीचर रिलेटेड कॉजेज में अगर हम बात करें तो टीचर में कई बार क्या होता है कि पार्शियलिटी बच्चों को लगती है कि बहुत ज़्यादा वो पार्शियल है, या उसको मतलब डांटा जाता है सबके सामने, या फिर उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं है, बच्चे को लगता है कि मेरे साथ बिहेव अच्छा नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पे बहुत बड़ा कारण होता है माल एडजस्टमेंट का। पीयर ग्रुप रिलेटेड कॉजेज़। कई बार बच्चे ही जो उसके साथी होते हैं वही कहते हैं कि ये इससे नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, ये इसको नहीं पढ़ना नहीं आता है, या इस तरह की सिचुएशन हो, तो वहाँ पे भी माल एडजस्टमेंट कुसमायोजन क्या है, राइज करता है बहुत बड़ा। ये भी क्या होता है, कारण होता है। इसके साथ ही साथ जैसे पोवर्टी है, रिलीजियस इमोशंस है, फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है, तो इस तरह से ही ये सारे क्या हैं, कॉजेज़ हैं माल एडजस्टमेंट के। इसके अलावा आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो जो आपको इसके बारे में सही लगता है, या आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, या आपने इसके बारे में पढ़ा है, या आपने इस सिचुएशन को फेस किया है, तो आप अपने आप से भी इसका आंसर कर सकते हो। क्योंकि कुसमायोजन, अगर आप किसी भी परिस्थिति में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कुसमायोजन। तो कारण आपको भी पता होंगे तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। अगर हम मेंटल कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट की बात करें तो कुसमायोजन के मानसिक कारण कितने हैं, 3 हैं। एक तो फ्रस्ट्रेशन, मेंटल कन्फ्लिक्ट एंड मेंटल टेंशन। तो एक हिंदी में
फ्रस्ट्रेशन है भगराशा या कुंठा, मेंटल कन्फ्लिक्ट है आपका मानसिक संघर्ष, और मेंटल टेंशन है आपकी मानसिक तनाव। तो जो फ्रस्ट्रेशन है, संसार के जो समस्त प्राणी हैं दिन रात क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो मतलब काम करते रहते हैं। अब काम करेंगे तो काम करते करते शरीर क्या है, थक जाता है। वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जिस वजह से अगर उनकी जो विभिन्न टाइप की जो नीड्स हैं अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस कारण क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे हमें आ जाती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि एक छात्र पढ़ने में इसलिए विशेष परिश्रम करता है जिससे वह कक्षा में प्रथम स्थान पा सके। अब परीक्षा फल निकलता है और वह प्रथम नहीं आता है, तो उस कारण उसमें क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। पारिवारिक उसमें परेशानियाँ होती है। पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि क्या होता है, कारण कुछ भी हो सकते हैं कि वो उसने कॉन्टीन्यूसली वो पढ़ नहीं पाया, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चंस थे वो उसका उसमें कमी रह गई, ठीक है, और या फिर उसकी परिवार की कोई परेशानियां थी, या उसमें पॉवर्टी या गरीबी कोई कारण हो सकता है। तो लेकिन मेनली अगर वो पाना चाहता है जिस चीज़ को, अगर वो नहीं पा सकता है, तो उस केस में क्या हो जाती है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट है मेंटल कन्फ्लिक्ट। अगर मेंटल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो मानसिक संघर्ष को मानसिक द्वंद्व के नाम से भी पुकारा जाता है। यह संघर्ष पूर्ण रूप से मानसिक होता है, और जब व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर लेता है, तो उस कारण भी क्या होता है, उसमें मेंटल कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। और मेंटल टेंशन की बात करें तो टेंशन किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो जब थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था कि बिल्ली को भूखा रखा, तो उसमें क्रिया के प्रति उत्तेजना बढ़ी और शीघ्र वो क्या करना चाहती थी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती थी। अब मेंटल टेंशन, अगर वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, कई बार हमें मेंटल टेंशन हो सकती है। तो जो हम मेंटल कॉजेज़ की बात करें, तो जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है और मेंटल टेंशन्स होती है, इसकी वजह से भी माल एडजस्टमेंट, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसी भी पर्सन में माल एडजस्टमेंट आने का। अब हम बात करें कि सिम्टम्स क्या होते हैं माल एडजस्टमेंट के। तो सिम्टम में जब कोई व्यक्ति को समायोजन से गिरा देता है, तो उसमें निम्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फर्स्ट है, कुसमायोजित व्यक्ति अपने को परिवेश के अनुकूल बनाने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, मतलब लैक ऑफ टॉलरेशन उसमें आता है। सहनशीलता का क्या हो जाता है, उसमें अभाव हो जाता है। और सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी उसमें आ जाती है। वह अनिश्चित मन वाला, अस्थिर बुद्धि वाला, संवेगात्मक रूप से असंतुलित, अनिर्दिष्ट उद्देश्य वाला, घृणा द्वेष एवं बदले की भावना वाला वो पर्सन बन जाता है। जब हम किसी में बदले की भावना देखते हैं, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, वो उसमें माल एडजस्टमेंट आ गई है, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। आपने किसी को काम दिया और बच्चे वहाँ पे अगर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम एक टीचर समझ जाता है कि क्या है वहाँ पे, माल एडजस्टमेंट, मतलब कुसमायोजन है कि समायोजित। तो वो क्या करता है, उस पर्सन को लाइफ में उसकी हेल्प करके उसको दूसरों के साथ बिठाने की कोशिश करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, या अथॉरिटी और जो टास्क है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिन बच्चों की आपस में ज़्यादा नहीं बनती है या जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, हीन भावना बच्चों में अगर आती है, तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है हमारा माल एडजस्टमेंट का। तो इसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए कि आप कर सकते हो, आपको आता है, आप बहुत अच्छे से करोगे, दूसरों से भी अच्छा करोगे, आप एक बार करके देखिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम हेल्प करें स्टूडेंट्स की किसी भी काम को करने के लिए, पहले कहना पड़ेगा। अगर पहले ही हम डांट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे ही नहीं आते हैं। तो बच्चों में साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और वो डर गए, ठीक है, बच्चा बहुत जल्दी फियर अगर उसको में लगे, वो बोलती बार हकलाता है या आंसर नहीं कर पाता है, तो उस केस में भी क्या होता है कि हमें पता लगता है कि वो एक सिम्टम है को समायोजित व्यक्ति के लक्षण का, वो क्या है, एक लक्षण है।
वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, वो गुस्सा करता है, नर्वसनेस उसमें देखी जाती है कि घबरा गया, चिंता आ गई उसमें, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कुसमायोजन की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर ऑफ माल एडजस्टमेंट। तो फॉलोइंग्स आर द मेजर विच प्रिवेंट माल एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट है प्रॉपर एनकरेजमेंट। बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी। जब बच्चे किसी काम को करें तो उनमें प्रॉपर एनकरेज बच्चों को करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए बहुत इजी होती है, वो हो सकता है कि बच्चों को लगे कि वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था जो उन्होंने किया। अगर वहाँ पे एनकरेज नहीं किया जाता है तो वो पिछड़ जाते हैं और उनमें माल एडजस्टमेंट स्थापित हो जाती है, जो फ्यूचर में क्या करती है, उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है। सेकेंड है प्रॉपर एप्रिसिएशन की पेरेंट्स एंड टीचर शुड डायरेक्टली प्रेज द चाइल्ड फॉर द गुड थिंग्स ही हैज़ डन। कि डायरेक्टली वो क्या करे, प्रेज करे। कई पेरेंट्स को आदत होती है वो पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं लेकिन मुंह के सामने डांटते ही रहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, माल एडजस्टमेंट की परिस्थिति वहाँ पे अराइज होती है। नेक्स्ट है डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो पेरेंट्स और टीचर्स को क्या चाहिए कि वो क्या करे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को असाइन करे, ठीक है। कि ये काम आप करोगे, ये काम, जब हम इकट्ठे ही बोलते हैं कि ये काम करोगे तो कुछ करते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। अगर हम प्रॉपरली असाइन करें ड्यूटीज़ तो एक बच्चे को पता लगता है कि ये क्या है, मेरा काम है, और उसके लिए उसको डायरेक्टली प्रेज भी करें। प्रोविज़न ऑफ एंटरटेनमेंट। कि ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स क्लब जो है, अम्यूज़मेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी बच्चों को ले जाना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंटरटेनमेंट की जो भी एक्टिविटी स्कूल में करवाई जाती हैं तो उसमें जो माल एडजस्टमेंट है कहीं ना कहीं वो प्रिवेंशन उसका हो जाता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग, अगर टेस्ट किया जाए वहाँ पे, जैसे हम कि केस हिस्ट्री एक बना लेते हैं, प्रिपेयर द केस हिस्ट्री। तो व्यक्तिगत जब हम बच्चे की एक लिस्ट बनाते हैं, उसके बारे में डिटेल नॉलेज मतलब गेन करते हैं, तो हम प्रिवेंटिव मेजर बच्चे को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे कि किस काम के लिए इसकी एलिजिबिलिटी बनेगी और कौन सा काम ये अच्छे से कर पाएगा। जो पिछला रिकॉर्ड होगा उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैटर्न ऑफ रिलैक्सेशन की एक टीचर शुड सेट अ पैटर्न ऑफ calmness, yoga, meditation, stress management courses plays very important roles in preventing maladjustment। माल एडजस्टमेंट को ख़त्म करने के लिए स्कूल में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें योगा सिखाया जाए, बच्चों को मेडिटेशन सिखाई जाए। इन्फॉर्मिंग प्रोग्रेस कि जितना बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में उसको बताना भी चाहिए। टाइमली हेल्प, जब बच्चों को हेल्प की ज़रूरत हो उस वक्त अगर उनको हेल्प किया जाए तो वो लाइफ में बहुत आगे निकलते हैं। लेकिन जब हेल्प की ज़रूरत हो तब उनको हेल्प नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, लैग करेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ मेंटल हाइजीन। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान देना भी क्या है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल कोविड-19 में कहा जाता है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो इस केस में हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। अगर पहले से ही टाइम टू टाइम हम इस पर ध्यान देते तो कहीं ना कहीं कि बच्चों में जो एक हैबिट है जंक फूड खाने की, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमें जंक फूड इतने हाई लेवल पे सेल करना या इतनी ये जो जंक फूड है इसको हम बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसकी ऐड बना रहे हैं, तो इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी। जब हम जंक फूड खाएंगे तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हमारी क्या होगी, वीक होगी। कोई चैनल या कोई ऐड ये नहीं कहती कि खाना खाने के बाद ऐसी चीज़ें खाइए, लेकिन अगर भूखे पेट खाली पेट हम जंक फूड खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी इम्यूनिटी को हार्म करेगा। तो खाना खाने के बाद अगर हम कुछ चीज़ें चिप्स कुरकुरे खा भी लेते हैं तो वो ज़्यादा हार्म नहीं करता है हमारे इम्यूनिटी को। बट अगर खाली पेट अगर हम ऐसे जंक फूड कुरकुरे चिप्स या
चाउमीन, मोमोज, अगर ऐसी चीज़ें हम मैदे से बनी हुई खाएंगे या कुछ भी खाएंगे तो वो हमारे इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह का जो मेंटल हाइजीन का जो नॉलेज है वो आज ना देने की बजाय पहले से ही बच्चों को स्कूल्स में ये चीज़ें सिखाई जाए, जिसमें वो बाद में अगर उनमें फिज़िकली वो फिट नहीं हो पा रहे हैं या ऐसी कमियां उनमें देखी जा रही हैं तो माल एडजस्टमेंट तो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर बच्चा फिट नहीं है तो वो लाइफ में आगे नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर हम बच्चों को सिखाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट यूनिट था वो इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम जो यूनिट 1 है जो दीपा मैम ने आपको पढ़ाया था उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 करवाया, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको टॉपिक रिपीट करवा दूँगी। और स्पेशली कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और मैं उनकी हेल्प भी कर देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है और आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करें। थोड़ा सा डिले हो सकता है पर मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं। और मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम और रोल नंबर ज़रूर लिखें तो बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।